हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को हम लोग पहचानते कैसे हैं कि क्वेश्चन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का है। देखिए, किसी भी एग्जांपल में इवेंट्स के होने और ना होने दोनों की ही प्रोबेबिलिटी आपको दी गई होती है, और किसी ग्रुप में से कुछ इवेंट्स की होने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल हमने आपसे कहा बेटा एक कॉइन को 10 टाइम टॉस कीजिए, 4 टाइम्स हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप सब जानते हैं किसी भी कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब एक ग्रुप की बात की जा रही, 10 टाइम टॉस किया जाए, उनमें से 4 टाइम हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जहां भी इवेंट्स का होना या ना होना, इवेंट्स का होना सक्सेस, इवेंट्स का ना होना फेल्योर, किसी भी ट्रायल के केवल दो पॉसिबिलिटी हो, सक्सेस या फेल्योर, और फिर किसी भी ग्रुप में से कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। हमने कहा था किसी भी डाइस को हमने थ्रो किया, आप जानते हैं कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब हमने कहा डाइस को 20 टाइम्स थ्रो किया जाए, 4 टाइम्स 1 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि 20 बच्चे घर से निकलते हैं, 5 बच्चे कोचिंग आते हैं। ये एक स्टेटमेंट हमने दिया कि इस लॉकडाउन टाइम में अगर 20 बच्चे घर से निकलते हैं, 5 बच्चे कोचिंग आते हैं, तो कोचिंग आने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी 5/20, तो कोचिंग ना आने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी 15/20। इवेंट्स के होना ना होना, फेल्योर, सक्सेस की आपको मालूम है। अब हमने जनरल बात की, अगर 200 बच्चे घर से निकले होते हैं, उनमें से 70 स्टूडेंट्स कोचिंग आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। आईआईटी में इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इधर कई सालों के पेपर्स में इस पे क्वेश्चन देखे गए और बहुत इजी टॉपिक होता है। इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एक तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनते हैं, सेकंड हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एन एक्सपेरिमेंट हैज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स and each of the trials has two possible outcomes, success and failure. An experiment has n independent trials, each trial has two possible outcomes, success and failure. If probability of getting success को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से एंड probability ऑफ फेल्योर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से, सच दैट P प्लस क्यू इक्वल टू 1। हमने जैसा कि आपको पहले बताया, इवेंट्स के सक्सेस होना या फेलियर होना दो ही पॉसिबिलिटी है, तो उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो फिर अगर हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। P यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, N जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल में से आर सक्सेस ट्रायल्स के होने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर N-R। इसको अगर हम लोग प्रूफ देखना चाहते हैं, इसके प्रूफ को देखो आप एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा बेटा एक क्वाइन को टॉस किया जाए, एक क्वाइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया। अब आपने कहा भाई 3 टाइम्स टॉस किया जाए, इस पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों ही इवेंट्स में हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने देखा हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2। आपसे हमने कहा 2 टाइम्स हेड आए, तो 1/2 1/2, और थर्ड टाइम्स हेड ना आए तो 1/2 का क्यूब। इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया। अब यहाँ पे देखा 2 टाइम्स हेड आया और एक टाइम्स हेड नहीं आया, तो उसको आप कैसे अरेंज करते हैं, फैक्टोरियल 3/2 फैक्टोरियल 1। तो आपने देखा 3 टाइम टास्क किया, 3n हो गया, 2 टाइम्स हेड आने की बात हुई, r हो गया NCR P की पावर R Q की पावर N-R। आपने देखा प्रैक्टिकली इसको देख सकते थे। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इसके प्रूफ को हम देते हैं। कंसीडर द कंपाउंड इवेंट वेयर R सक्सेस are in succession and N-R फेल्योर are in succession। R सक्सेस हो रहे हैं, N-R फेल्योर हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट R टाइम्स फेल्योर इवेंट्स R टाइम्स इक्वल टू सक्सेस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आपने P से रिप्रेजेंट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्रोबेबिलिटी ऑफ S को किससे रिप्रेजेंट किया, P R टाइम P की पावर R Q की पावर N-R।
अब आपने देखा बट दीज आर सक्सेस एंड n माइनस आर फेल्योर कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r दिस विल बी इक्वल टू n c r वेज and each arrangement the probability will be p की पावर r q की पावर n माइनस r r सक्सेस n माइनस r फेल्योर को हम लोग फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r टाइप से अरेंज कर सकते हैं और ईच अरेंजमेंट में आपके सक्सेस इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है p की पावर r q की पावर n माइनस r देन we can say that probability of r success events equal to ncr p की पावर r q की पावर n माइनस r होती है। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी अगर r टाइम्स हो रही है p इंटू p की पावर r q की पावर n माइनस r सक्सेस n माइनस r फेल्योर का अरेंजमेंट करना हो जैसा कि हमने पीएनसी में आपको सिखाया था तो उसके हेल्प से आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r दिस इक्वल टू NCR होता है। तो आपने देखा हर इवेंट्स में होने की जो प्रोबेबिलिटी थी p की पावर r q की पावर n माइनस r था, इसका r सक्सेस की बात करते हैं तो उसके अरेंजमेंट थे कि NCR, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन जाता है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। इस फॉर्मूले को बिना सोचे आप ऐसा करो 3 डाइस को थ्रो करो, 2 क्वाइन को थ्रो करो, उनके सिंपल स्पेस लिखो, फिर उनके r टाइम्स सक्सेस और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी आप लिख के देखिए तो आप देखेंगे एज इट इज फॉर्मूला आप गेन कर लेंगे। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ए ड्रंक यार्ड takes a step forward or backward, the probability that he takes a step forward is 0.4. Find the probability that at the end of 11 step he is 1 step away from the starting point. अब देखते हैं, मान लेते हैं एक आदमी को हमने लिया, टोटल 11 स्टेप चलता है। 11 स्टेप चलने के बाद वो देखता है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप आगे होता है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं आपसे, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ 11 स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टेप आगे जाना इवेंट्स का सक्सेस होना है। फॉरवर्ड जाना आपके लिए क्या है, सक्सेस है। तो सक्सेस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। तो अनसक्सेस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.4, 0.6 हो जाएगा। टोटल कितने स्टेप चलता है आदमी, 11 स्टेप चलता है। एन की वैल्यू कितनी होगी, 11। अब हमको यहाँ पे देखना है कि फेवरेबल इवेंट्स क्या है, कितने टाइप से प्रोसेस को चल सकता है जिससे कि 1 स्टेप वे हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए इस प्रोसेस को 2 तरीके से आप फॉर्म कर सकते थे। फर्स्ट आपने देखा एट द एंड ऑफ 11 स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बाई 2 वेज। फर्स्ट क्या है, 6 स्टेप। अब देखिए मैन हैज टेकन 6 स्टेप फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप बैकवर्ड। वो आदमी अगर 6 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, 5 स्टेप बैकवर्ड आता है, तो आप देखेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेम क्वेश्चन को आप इस प्रोसेस को इस टाइप से भी कर सकते थे, मैन हैज टेकन 6 स्टेप बैकवर्ड एंड 5 स्टेप फॉरवर्ड। इस प्रोसेस में भी देखेंगे 1 स्टेप फॉरवर्ड पोजीशन में ही होगा। यानी कि इस इवेंट्स को 2 तरीके से कर सकता था। एक केस में आगे जाने के लिए आपको कितने स्टेप यूज करने पड़ेंगे, 6। सेकंड के लिए आपको आगे जाने के लिए कितने स्टेप यूज करने पड़ेंगे, 5। तो आगे जाना यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स है तो आर की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो और 6 ले सकते हो। तो P यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन 0.4 आपको दिया गया है, 0.4 को 4/10 2/5 आपने लिखा। Q प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन 1 माइनस 2/5 3/5। N की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी हो गई थी, 11। R की देखिए 2 वैल्यू जा रही हैं 5 और 6। एट फर्स्ट R इक्वल टू 6 फेवरेबल इवेंट के लिए सक्सेस प्रॉपर्टी लिखा आपने 11 से 6 NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R प्लस 5 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया 11 से 5 2 की पावर 5 3/6 की पावर 5। ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। यानी कि उस आदमी को अपने इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट्स को करने के 2 तरीके थे। फर्स्ट केस में उसने क्या किया, 6 स्टेप आगे गया 5 स्टेप पीछे आ गया, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी बात को उसने क्या किया, 6 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में गया और 5 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया, तो भी स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप आगे होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए आपने देखा उस आदमी के पास 2 तरीके थे। तो एक केस में फेवरेबल इवेंट्स आर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक केस में आर की वैल्यू 5 हो गई, सेकेंड केस में आर की
वैल्यू 6 हो गई। दोनों ही प्रोसेस इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों को आपने निकाल करके आपस में ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। A pair of dice is thrown 6 times. Getting a doublet is considered a success. Compute the probability of no success, exactly one success, at least one success, at most one success. A pair of dice is thrown 6 times. Getting a doublet is considered a success. Doublet means पेयर ऑफ डाइस को आप थ्रो करते हैं, दोनों ही डाइस से बेटा 1 1 आ जाए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4, 5 5, 6 6, ये आपका सक्सेस होता है। इस इवेंट्स को आप 6 टाइम से कर सकते थे। 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस आपका कितना आ जाएगा, 36। टोटल सैंपल स्पेस आर 36, इन विच 6 डबलेट्स, देन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 6 बाई 36 इक्वल टू 1 बाई 6। अनसक्सेस इवेंट फेल्योर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। एट फर्स्ट हम देखते हैं नो सक्सेस। नो सक्सेस के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, NC0। आपने डाइस को कितनी बार थ्रो किया, 6 टाइम्स थ्रो किया, 6C0, P की पावर R, 1/6 की पावर 0, Q की पावर N माइनस R। ये आपने आंसर को देखा 5/6 की पावर 6। एग्जैक्टली वन सक्सेस के लिए आपने R की वैल्यू को 1 लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आप क्या देखें क्या होगा, 6C1, P की पावर R, 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर N माइनस R, 6 माइनस 1 5। तो 6 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 6C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 6 से कैंसिल आउट, 5/6 की पावर 5। एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस के लिए देखो बेटा क्या केस बनता है यहाँ पे, 1 सक्सेस भी हो सकता है, 2 सक्सेस भी हो सकता है, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस एंड 6 सक्सेस। तो आपने देखा 1 सक्सेस के लिए हमने लिखा, सेम पैटर्न पे आप देखेंगे 2 सक्सेस के लिए हमने लिखा 6C2 एंड सो ऑन। 3 सक्सेस के लिए हमने फॉर्मूला लिखा 6C3, सेम पैटर्न पे 4 सक्सेस, 5 सक्सेस और 6 सक्सेस के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ये मैंने जानबूझ करके आपको लिख के दिखाया कि भाई अगर इवेंट्स हमारी 1 टाइम सक्सेस होती है तो R की वैल्यू को 1 लेंगे, 2 टाइम सक्सेस लिया फॉर्मूले में R के प्लेस पे 2 लिया, 3 टाइम सक्सेस होता R के प्लेस पे 3 4 5 6। अब इसी बात को इतना लंबा ना करके अगर आप करना चाहें एटलीस्ट 1 सक्सेस की जब बात करें तो टोटल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। आप निकाल दीजिए 0 सक्सेस के लिए, 1 माइनस 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो जानबूझ के मैंने एक बार लिखा जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई अगर सक्सेस है तो 1 के लिए देखा, 2 के लिए देखा, 3 4 5 6 के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। इसलिए जब भी एटलीस्ट की बात आए तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस नन सक्सेस, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका था एट मोस्ट 1 सक्सेस। एट मोस्ट 1 सक्सेस मतलब मैक्सिमम 1 सक्सेस या एक भी सक्सेस ना हो तो R की वैल्यू को आप 0 लेंगे और 1 लेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे R इक्वल टू 0 एंड 1 के लिए, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। R की वैल्यू को एक बार आपने 0 लिया और एक बार 1 लिया, आपने देखा ये आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा। Numbers are selected at random, one at a time from the numbers 00, 01, 02, 99। आपने क्या देखा, numbers are selected at random, one at a time from the numbers are 00, 01, 02 and 99 के बीच में हम numbers को select करना है। With replacement, an event E occurs if and only if the product of the 2 digits of a selected number is 18. If 4 numbers are selected, then find the probability that E occurs at least 3 times. Numbers are selected at random, one at a time from the given numbers 00 to 99 with replacement। मेन पॉइंट्स यहाँ पे क्या, नंबर्स को हम with replacement है। An event E occurs if and only if the product of 2 digits of a selected number is 18।
हमारी इवेंट सक्सेस कब होगी? जब हम जिस नंबर को सिलेक्ट करेंगे उनकी 2 डिजिट्स का जो प्रोडक्ट होगा अगर 18 आता है तो हमारी इवेंट सक्सेस है, अदरवाइज अनसक्सेस है। इफ 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इवेंट अकर्स एट लीस्ट 3 टाइम्स। अब आप देखिए टोटल सैंपल स्पेस आपके पास कितने हो जाते हैं? 000199 के बीच में 100 सैंपल स्पेस आ जाते हैं। अब इनमें ऐसे दो नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिनका प्रोडक्ट 18 होगा। अब आप बताइए कौन से नंबर ले सकते हैं आप? 29, 36, 63, 92। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट जो होगा 18 आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हैं तो 4/100 तो कितना आ जाएगा? 1/25 सक्सेस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/25 24/25 हो गया। इफ 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड, इस टाइप से हम कितने नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं? 4 नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ई अकर्स एट लीस्ट 3 टाइम्स, मतलब ये हमारी इवेंट 3 टाइम भी हो सकती है और 4 टाइम्स भी हो सकती है। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स ई अकर्स इन 4 सिलेक्शन। तो P अकर्स एट लीस्ट 3 टाइम्स मीन्स x इक्वल टू 3 के लिए भी होगा रैंडम वेरिएबल एंड x इक्वल टू 4 के लिए भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। एट x इक्वल टू 3 के लिए देखा आपने 4c3 p की पावर 3 q की पावर 4 - 3 1। 4 के लिए देखा 4c4 p की पावर 4 q की पावर 0 1 हो गया। p और q की वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो आप देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमने सिंप्लीफाई करके आपको आंसर भी दे दिया। कैलकुलेशन आप अपने से करके एक बार चेक कर लीजिएगा। Find the minimum number of tosses of a pair of dice so that the probability of getting the sum of the digits on the equal to 7 at least one toss is greater than 0.95। आजकल आईटी में इस पैटर्न क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द इक्वल टू 7 ऑन एटलीस्ट वन टास्क इज ग्रेटर देन 0.95। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, जो अभी हमने वहाँ पे 6 टाइम्स आपको लिख के दिखाया था वे काम तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कहा गया इक्वल टू 7 ऑन एटलीस्ट वन टास्क। एटलीस्ट वन टास्क मतलब 1 टाइम्स भी 7 आ सकता है, सेकेंड टाइम भी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, एन मान लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टास्क की बात कर रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ टास्क एन एम कुछ भी हम एज्यूम कर लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एटलीस्ट 1 कहा गया तो 1 - 0 इस सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके एटलीस्ट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन को करने के लिए log 2 और log 3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको दी गई थी। क्वेश्चन में द सैंपल स्पेस s इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 हो जाएगा। इवेंट ई बी द गेटिंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द डाइस इक्वल टू 7 देन 7 होने के तरीके आप देख सकते हैं 1 6 6 1 5 2 2 5 3 4 4 3 1 2 3 4 5 6। हमारे पास सक्सेस इवेंट्स में कितने हैं? 6। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी सक्सेस इवेंट्स की 6/36 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7 इक्वल टू 6/36 इक्वल टू 1/6। इवेंट्स के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 5/6। एटलीस्ट 1 इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग द सम इन फर्स्ट m ट्रायल्स इक्वल टू q की पावर m, या आप अपने फॉर्मूले से भी देख सकते थे MC0 p की पावर r 0 q की पावर n माइनस r। तो 5MC0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो q की पावर m, तो उसी बात को हमने डायरेक्ट लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग द सम 7 इन फर्स्ट m ट्रायल, फर्स्ट m ट्रायल्स में 7 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट में ना आने का q, सेकंड में q, थर्ड में q, तो कितना हो गया? q की पावर m हो गया। या इसी बात को आप फॉर्मूले से भी लिखते हैं तो यहाँ पे 1 - r इक्वल टू 0 कर देते तो एटलीस्ट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाती। तो एटलीस्ट 1 सक्सेस के लिए 1 - q की पावर m, q की वैल्यू आपको दी गई थी 5/6 की होल पावर m, तो 1 - 5/6 की पावर m, दिस वुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.95 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लिख सकते हैं 1 - 5/6 की पावर m ग्रेटर देन आर 0.95।
अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको हम सॉल्व करके जैसे ही देखेंगे m की वैल्यू ग्रेटर देन 16.44 आ रही है, तो m इक्वल टू आप कितना आंसर दे देंगे, 17 आंसर दे देंगे। तो जैसे ही देखा बेटा आपने एटलीस्ट 1 सक्सेस की बात किया, 1 माइनस 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस किया, तो 1 माइनस 5/6 की पावर m आया। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0.95 से ग्रेटर थी, तो 1 माइनस 5/6 की पावर m को आपने 0.95 से ग्रेटर दिखा दिया। उसके बाद बोथ साइड लॉग लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे m की वैल्यू 16.44 से ग्रेटर है, तो ट्रायल तो आपका इंटीजर आता है, तो आप बता देंगे मिनिमम ट्रायल इज 17। मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा। मीन वेरिएंस के भी क्वेश्चन आजकल आईटी में पूछ रहे हैं। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, मीन। इफ ए रैंडम वेरिएबल x assume that values x1 x2 x3 and so on xn with probabilities p1 p2 pn respectively, then the mean x is defined by। अगर मान लीजिए एक रैंडम वेरिएबल x assume that the value x1 x2 x3 and so on xn उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपकी p1 p2 pn है, then the mean of x can be defined by this। एक टेबल हम बनाते हैं। रैंडम वेरिएबल को आपने रिप्रेजेंट किया x1 x2 x3 xn से। प्रोबेबिलिटी x1 के रिस्पेक्ट में p1 है, x2 के रिस्पेक्ट में p2 है, xn के रिस्पेक्ट में pn है। pi xi हम लोग फाइंड आउट करते हैं, p1 x1 p2 x2 pn xn। फिर आप देखते हैं मीन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ pi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ pi। तो म्यू को मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन आपको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी आई। जब भी मीन फाइंड आउट करने के लिए आए, रैंडम वेरिएबल्स आप लिख लीजिए x1 x2 xn, उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1 p2 pn लिखा, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, p1 x1 p2 x2 एंड सो ऑन pn xn, इनका सम फाइंड आउट करके डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ pi कर दीजिए। अब आप सब जानते हैं समेशन ऑफ pi की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। समेशन ऑफ pi यहाँ पे जो दिया गया i इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ pi, मतलब किसी इवेंट्स में जितने आउटकम्स होते हैं सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो आपने इसकी वैल्यू को 1 रखा, तो मीन म्यू इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ पी आई एक्स आई की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया, म्यू आ गया। क्लास 10th में आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आपने सीखे हुए हैं, मीन, वेरिएंस, मीडियन निकालना, मोड निकालना। अभी स्टैटिस्टिक्स जब हम आपको पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में भी इस टाइप की चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। अब इन्हीं का वेरिएंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए पी आई एक्स आई माइनस म्यू के होल स्क्वायर फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया, एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई, अंदर हम पी आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा, पी आई एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ पी आई। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये जो देखिए i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई समेशन ऑफ पी आई एक्स आई की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू। जैसे इसकी वैल्यू को म्यू रखेंगे तो -2 म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n पी आई की वैल्यू को 1 रखेंगे तो -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। इस स्टेप को एक बार आप फिर से देखिए, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये जो देखिए सेकंड स्टेप में समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई है। i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, म्यू को, तो -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर समेशन ऑफ पी आई की वैल्यू 1 होती है। तो आपने यहाँ से वेरिएंस देखा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। अब आप देखिए i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर, उसी बात को मैंने यहाँ लिखा 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है आपका अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। देखिए अभी हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप के टर्म डिफाइंड होते हैं बेटा, मीन,
वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन के लिए फाइंड आउट करना है फॉर्मूला समेशन ऑफ पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी आई। समेशन ऑफ पी आई की वैल्यू 1 होती है तो मीन आपका हो जाएगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। लिमिट्स आप ले लेंगे जितनी इवेंट्स हो रही होंगी। वेरिएंस की बात करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपने देखा आई इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। अब आपने कहा इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। 2 bad eggs are accidentally mixed with 10 good eggs. 3 eggs are drawn simultaneously from the basket. Find the mean and variance of the number of bad eggs drawn. 2 bad eggs are accidentally mixed with 10 good eggs. 10 good eggs थे आपके पास, उसमें जो है 2 आपने बैड एग मिला दिए, 12 हो गए टोटल। 3 आप निकालते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बास्केट। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ बैड एग्स ड्रॉन। अब देखिए उसमें से जो बैड एग्स की बात आती है हम 0 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं और 2 भी निकाल सकते हैं। एट फर्स्ट हमने x इक्वल टू 0 की बात की। जब एक भी बैड एग नहीं आएगा तो 3 आपके एग जो निकलेंगे अच्छे एग निकलेंगे, कितने में से निकलेंगे 10c3। टोटल कितना था 12c3। 10c3 डिवाइडेड बाई 12c3। एक x इक्वल टू 1 की बात करेंगे, अगर 1 बैड एग निकलेगा तो 2c1 में से निकलेगा। फिर आपको 2 ही चाहिए तो 10c2 डिवाइडेड बाई 12c3। अगर यहीं पे 2 बैड एग की आप बात करते हैं तो 2c2 10c1 अपॉन 12c3। आइए इनकी हम एक टेबल बनाते हैं। xi पी आई एक्स आई आपने लिया 0 1 2। पी आई की बात की आपने 6/11 9/20 1/22। पी आई एक्स आई आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट करना है तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई तो 0 प्लस 9/22 प्लस 2/22 को आपने ऐड करके देखा तो 11/22 1/22 म्यू की वैल्यू आ गई। यहीं पे अगर वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना था तो वेरिएंस के लिए आपको अभी हमने दिखाया था समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर आपने यहाँ से निकाल दिया तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की बात कीजिए आप, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर 13/22 माइनस 1/4 क्या 15/44। ये जो आपने फाइंड आउट कर लिया था ये आपको वेरिएंस मिल गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स। तो रैंडम वेरिएबल्स जो आपके होते हैं इनको हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड आपका आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ए रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल if it can take only finite many values. For example, in the experiment of drawing the 3 cards from a pack of playing cards, the random variable number of kings drawn is a discrete random variable taking value either 0 or 1 or 2 or 3। देखो बेटा यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल होते हैं इनको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस शब्द से आप पहले से ही परिचित हैं, जो आपके दिमाग में कंटिन्यूअस शब्द की डिफिनीशन बनती है सेम वैसा ही यहाँ पे है। तो डिस्क्रीट की अगर हम बात करते हैं, ए रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ इट कैन टेक ओनली फाइनाइटली मेनी वैल्यूज। फाइनाइटली शब्द यूज कर रहे हैं हम, फाइनाइटली मेनी वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग द 3 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू 0 और 1 और 2 और 3। हम इस टाइप से ले सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ए रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल if it can take any value between certain limits, for example height weight of students in a class are continuous random variables। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, जैसे किसी भी कंटिन्यूअस की बात होती है तो एक लिमिट्स आती है, एक रेंज आती है, उस रेंज के बीच में उसके इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलती हैं, उनको आप लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे।
probability distribution of a discrete random variable. Let x be a discrete random variable assuming values x1, x2, x3 and so on xn corresponding to the various outcomes of a random experiment. If the probability of occurrence of x equal to xi, p of xi equal to pi, I की वैल्यू 1 to n, तो p1 plus p2 and so on pn equal to 1, then the function pxi equal to pi, I की वैल्यू 1 से n के बीच में है, is called the probability function of the random variable x, and the set px1, px2, px3, pxn is called the probability distribution of x. जैसा कि आपसे कहा गया बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हमारे पास हमने फिर से स्टेटमेंट देखिए, लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एज्यूमिंग वैल्यूज x1, x2, xn करस्पॉन्डिंग आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. मान लेते हैं बेटा कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमारे पास x1, x2, xn आउटकम्स आते हैं, उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं. x1 के रिस्पेक्ट p ऑफ x1, x2 के रिस्पेक्ट p ऑफ x2, x3 के रिस्पेक्ट p ऑफ x3 एंड p ऑफ xn. इन सभी की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा. उसी बात को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था. अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, देन द फंक्शन पी एक्स आई इक्वल टू पी आई, आई की वैल्यू 1 से n के बीच में, इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, एंड द सेट पी एक्स वन, पी एक्स टू, पी एक्स एन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द x. जैसे ऊपर अभी आपका एग्जांपल लिया गया था, किसी भी प्लेइंग कार्ड के पैकेट्स में नंबर ऑफ किंग्स को ड्रॉन, तो अब किंग्स में यहाँ पे देखिए 0 किंग भी निकल सकते थे, 1 भी निकल सकते थे, 2 भी निकल सकते थे, 3 निकल सकते थे. 0 किंग आया, उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या हुई. 1 किंग आया, उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या हुई. सेकंड किंग आया, उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या हुई. 3 किंग आते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या हुई. यहाँ किंग 0 आना, 1, 2, 3 और उसके रिस्पेक्ट की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, इसी को हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं. अब आइए बेटा इस पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट वेरिएबल के बाद अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये इंपॉर्टेंट हेडिंग, आजकल इस पर भी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन आते हैं. इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा. लेट एन एक्सपेरिमेंट हैज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड each of the trial has 2 possible outcomes, that is success or failure. जैसा कि अभी हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया था, सेम ऐसे ही बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी होगा. n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे, यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सक्सेस और फेल्योर. इफ गेटिंग नंबर ऑफ सक्सेस इन द एक्सपेरिमेंट इज ए रैंडम वेरिएबल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस इज NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, जो कि हम आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं. P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्योर, N टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं. तो मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, तो म्यू इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई. अब देखो यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई मीन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. R इक्वल टू 0 to n, पी आई क्या होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, एक्स आई के लिए हमने R लिया यहाँ पे. अब इसको देखो बाइनोमियल ही हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर आपने सीखा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. NCR का फॉर्मूला आप जानते हैं, N बाई R, N माइनस 1 CR माइनस 1, तो P की पावर R Q की पावर N माइनस R. अब आप यहाँ पे देखिए NCR को आपने क्या लिखा, N अपान R, N माइनस 1 CR माइनस 1. अब देखिए R से R आपका कैंसिल हो गया, N कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं आप. P की पावर R में से P को भी बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ P की पावर R माइनस 1 हो जाएगा. NP N माइनस 1 CR माइनस 1 PR माइनस 1 Q की पावर N माइनस R. अब जैसे ही आपने देखा CR माइनस 1 हुआ, तो R की वैल्यू को आप 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि R इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड हुआ. टोटल बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट यूज हो रहा है. अब इसको जो है हम बाइनोमियल सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं.
अब देखो बेटा यहाँ पे r की वैल्यू को 0 लिया आपने, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर पी आई एक्स आई कितनी आएगी, पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आएगा वेरिएंस के लिए। हमने दोनों की टेबल बना के यहाँ पे दिखा दिया है, इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे n-1 सी आर -1 पी आर -1 क्यू आर -1 के लिए r की वैल्यू को हम 1 से लेके n तक रखते हैं। r की वैल्यू को 1 लिया आपने, n-1 c0 p की पावर 0 q की पावर n-1, n-1 c1 p1 q की पावर n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में आपने लिख दिया। अब देखिए ये आपको बाइनोमियल का एक्सपेंशन दिख रहा है। किसका एक्सपेंशन दिख रहा है, p प्लस क्यू की पावर n-1। p प्लस क्यू की पावर n-1 को बाइनोमियल से एक्सपेंड करके आप देखेंगे n-1 c0 n-1 c1 p q की पावर n-1 एंड सो ऑन, बाइनोमियली आपने लिख दिया। फिर आपको आइडिया है p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो म्यू की वैल्यू एन पी आ गई। म्यू इक्वल टू आपका कितना होता है n इंटू पी। यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट्स। तो हमने क्या बताया, n क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट्स। तो इसका डेरिवेशन भी आप देख रहे हैं कितना इजी वे में होता है। तो कहीं भी म्यू फाइंड आउट करना है, मीन n इंटू पी। अब आइए हम वेरिएंस की बात करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, जो कि हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। अब आइए हम लोग पी आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू को एट फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स आई स्क्वायर आर स्क्वायर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। सेम पिछले पैटर्न पे यहाँ पे भी देखेंगे एन सी आर को n-1 सी आर -1 इंटू एन बाई आर लिखेंगे, एक r से r कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट r को कैंसिल करने के लिए देखिए यहाँ पे फिर हम अरेंजमेंट करेंगे, r तो आपका कैंसिल हो गया, n आपका बाहर निकल गया। फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट करने के उस प्रॉपर्टी को हम दोबारा लगाते हैं। देखो बेटा n हमने बाहर निकाला, r कैंसिल होने के बाद r बचा, n-1 सी आर -1 पी की पावर आर क्यू की पावर आर -1। आर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे r-1 प्लस 1 किया। अगले स्टेप में आप फिर से देखेंगे r-1 इंटू n-1 सी आर -1 पी की पावर आर क्यू की पावर n प्लस 1 इंटू दिस, हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए n-1 सी आर -1 की प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने क्या लिखी, n-1 अपान r-1। देखो एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, इस स्टेप को आप समझिएगा। यहाँ पे n-1 सी r-1 को हमने क्या लिखा बेटा, n-1 अपान r-1। r-1 कट गया, n-1 बाहर निकल गया, p स्क्वायर भी आपका बाहर निकल गया, n-2 सी r-2 p r-2 q की पावर n-r। हो सकता है आप में से सिस्टम किसी बच्चे कन्फ्यूजन हो, एक बार इसको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। n-1 सी r-1 की जैसे ही आपने बात किया बेटा, उसको हमने क्या लिखा, n-1 अपान r-1 इंटू n-2 सी r-2 p की पावर r-2 q की पावर n-r लिख दिया हमने, प्लस सेकेंड स्टेप वाले को देखा n p n-1 सी आर -। अब दोनों ही देखिए आपके बाइनोमियल के क्या होंगे, एक्सपेंशन बन जाएंगे, n-1 p स्क्वायर p प्लस q की पावर n-2 p प्लस q की पावर n-1। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा, अब r की वैल्यू जब भी आप कंसीडर करेंगे तो 2 से कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वाले में r की वैल्यू कहाँ से कंसीडर करेंगे, 2 से, और सेकंड वाले में r की वैल्यू हमेशा आप कहाँ से कंसीडर करोगे, 1 से। इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर हमने यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए था, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप r को यहाँ पे 2 से और यहाँ पे r को 1 से कंसीडर करेंगे। आप देखो तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, n p प्लस q की पावर n-1। आप यहाँ पे देखेंगे p प्लस q की पावर n-2 1 हो गया, p प्लस q की पावर n-1 भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो n-1 p स्क्वायर प्लस np, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया किसकी निकाला, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो इसमें म्यू स्क्वायर आपको माइनस करना होगा। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। पी आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आप लिख चुके हैं यहाँ पे, तो लिख दीजिए n-1 पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस म्यू स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पहले ड्राइव किया था, म्यू की वैल्यू कितना प्रूफ किया था हम लोगों ने, n इंटू पी। म्यू को हम लोगों ने n इंटू पी प्रूफ किया था, तो म्यू के प्लेस पे आप n इंटू पी रख दीजिए, n स्क्वायर पी स्क्वायर।
अब देखिए अगले स्टेप में जैसे हमने म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट किया एन स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से पी एन कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस पी आएगा। पी एन कॉमन लिया, 1 माइनस पी को आप क्या लिखते हैं, क्यू, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू। अब ये फॉर्मूला आप देखो बेटा, इसका बहुत यूज होता है, इसका हमने प्रूफ भी आपको दे दिया। कहीं पे मीन फाइंड आउट करना होगा तो n इंटू पी, वेरियंस फाइंड आउट करना होगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू पी इंटू क्यू। तो वेरियंस की बात हो जाएगी एन पी क्यू और मीन की बात हो जाएगी आपकी एन पी। और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होता तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब देखिए बेटा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस बात को ध्यान रख सकते हैं आप, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। अब आइए इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। A pair of dice is thrown 5 times. If getting a doublet is considered as success, then find the mean and variance of the success. Mean और variance आपसे पूछ रहे हैं। Pair of dice is thrown 5 times. n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 times। आना सक्सेस है तो डबलेट्स कितने तरीके से आते हैं बेटा आपके, 6 तरीके से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बाई 36 1 बाई 6। सक्सेस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6। अब आपको मीन फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, तो मीन के लिए आपने क्या लिखा, n इंटू पी। n की वैल्यू कितनी है 5, p की वैल्यू कितनी, 1 बाई 6 5 बाई 6। यहीं पे वेरिएंस फाइंड आउट करना होता एन पी क्यू, 5 1 बाई 6 5 बाई 6 25 बाई 36। अब देखिए फॉर्मूले का आइडिया होने से कितने इजी वे में क्वेश्चन लग जाता है और डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आईटी में कई बार पूछा गया है। अभी जब हम आपको आईटी का पेपर डिस्कस करेंगे तो ईयर वाइज हम आपको बताते चलेंगे, देखो बेटा इस ईयर में इस पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। If the sum of mean and variance of a binomial distribution for 5 trials is 1.8, if the sum of the mean and variance of a binomial distribution for 5 trial is 1.8 आपको गिवन है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन इस बार निकालना है। जस्ट उल्टा क्वेश्चन कर दिया, तो ये देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बी नो दैट मीन इक्वल टू एन पी, वेरियंस इक्वल टू एन पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, इट इज बीइंग गिवन दैट n इक्वल टू 5, मीन प्लस वेरियंस इक्वल टू 1.8, एन पी प्लस एन पी क्यू इक्वल टू 1.8। n की वैल्यू आपको 5 दी गई है, जैसे n की वैल्यू को आपने 5 पुट किया, 5p प्लस 5p क्यू इक्वल टू 1.8। p प्लस q के बारे में आपको आइडिया है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्यू की वैल्यू 1 माइनस p। अब आपने देखो बेटा यहाँ से सॉल्व करके देखा, p की वैल्यू आपने इजी वे में फाइंड आउट कर लिया। जैसे p की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया तो उसके रिस्पेक्ट में आप q की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब देखिए p की दो वैल्यू आई यहाँ पे, 1/2 और 9/5। तो 9/5 तो हम ले नहीं सकते हैं, 1/2 ले लिया और q की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप बताए एन पी क्यू अगर आपको मालूम चल गया तो लेट x डिनोट्स द बाइनोमियल वेरिएशन, देन द रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स आर इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब यहाँ पे r की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 आप रखेंगे तो 5 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस पे हमें बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखिए हमने कुछ मेन पॉइंट के क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जा रहे हैं, कहीं से बिल्कुल आपको टफ नहीं लग रहा होगा बेटा। ठीक है, तो ये आज हमने आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। अब आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स मिले उनको आप कर डालिए, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स मिले उनको अभी कर डालिए। अभी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो हम आपको और बना के देंगे, इनमें जहां भी डाउट्स हो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप उनको हमसे पूछ सकते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा आपने क्या देखा, सक्सेस फेल्योर ओनली 2 इवेंट्स होती है यहाँ पे,
n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। उन n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में से r सक्सेस इवेंट्स की जब भी बात करते हैं NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। इस फॉर्मूले को रटने के लिए कोई जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है r टाइम अगर सक्सेस हो रहा है p की पावर r, n माइनस r टाइम्स फेल्योर हो रहा है तो q की पावर n माइनस r। अब यहाँ पे r और n माइनस r को हमें दो ग्रुप को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। टू ग्रुप्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन ऑफ ग्रुप, ये हमने आपको पीएनसी चैप्टर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आपने देखा एनसीआर, तो अरेंजमेंट हो गया आर सक्सेस एन माइनस आर फेल्योर का, और हर इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही थी पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो जितने सक्सेस होते हैं 0 1 2 3 4 5 उन सब के लिए हम निकालते हैं। मीन की बात करते हैं कहीं पे n इंटू पी हो जाता है। वेरिएंस की बात करते हैं एन पी क्यू होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं अंडर रूट ऑफ वेरिएंस अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू होता है। इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन एग्जाम्पल ये मैंने आज की वीडियो में आपको किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।